अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः, कार्तिक कृष्ण दशमी, हस्तनक्षत्र। भावप्रकाश निघंटु वासक अथवा आठरूषक। शंखं चक्रं जलकान्दसतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यामश्रुकप्रतिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वासा वासकः अटरूषकः वृषं सिंहिका सिंहास्यः वाजिनन्तश्च। तो महाराष्ट्र भाषायाम् अडुळसा वासाक्षुपाणि सर्वत्र रोहन्ति तस्य पुष्पाणि श्वेतानि सुकुमाराणि च हिमागमे तेषाम् आगमनं भवति। वासस्य पत्राणि पुष्पाणि मूलानि च उपयुक्तानि भवन्ति। वासावलेः दिने फलप्रमाणः मुहुर्मुहुलेहार्थं शस्यते वासाक्वातः कर्षप्रमाणः सक्षौत्रः वासाघृतं कर्षप्रमाणम्। वासको वातकृत् स्वर्यः कफपित्तासननाशनः तिक्तस्तुवर्को रुद्योल् शीतस्तृडदर अर्तिरुत् तिक्तस्तुरको रुद्यो लघु शीतस्तृडर्तिजित् श्वासकासुज्वरच्छर्दि मेह कुष्ठक्षयापः। तिक्तः कषायः कटुकश्च तस्य विपाकः कटुकः वीर्यं च शीतम्। तिक्तकटुकषायत्वात् चैत्याच्च वातं वर्धयति कषायत्वात् शीतत्वाच्च पित्तं शमयति तिक्तकटुकत्वात् कफं हन्ति। तिक्तकषाय शीतत्वात् रक्तगतं पित्तं शमयति रक्तं प्रसादयति रक्तस्य अतिप्रवृत्तिं स्तंभयति। तो तिक्तकटुकषाय 3 रस होने के कारण और शीतवीर्य होने के कारण वात का प्रकोप इस प्रकार का है। और वीर्य शीत है तो तिक्त कषाय रस और वीर्य शीत से पित्त का शमन, कफ का भी शमन और रक्तगत पित्त का शमन करने वाला इस प्रकार का है, रक्त का प्रसादन करता है। वासका कंठस्थितं कफमहरति तिक्तकटुकषायत्वात् तथा च रक्तपित्तं शमयति रक्तस्य पित्तस्य कफस्य च प्रकोपात् यदा स्वरोऽभिलापोत्तः भवति तथा वासकः उपयुक्तः। तो कंटकारी वातकफात्मके प्रशस्ता वासकः तावत् पित्तकफात्मके प्रशस्तः इति। रुद्ध्या कफच पित्तचे च रुद्रोगे वासको हितः धातुक्षयात् कुपितः वातः यदा रसानुगं भूत्वा रुद्रोगं जनयति तदा वासको न प्रशस्तः। कुपितः कफः रसानुगं भूत्वा
रसानुगः भूत्वा, ऐसा चाहिए। प्राणः स्रोतस्य रोधम् उत्पादयेत्, स्रोतोरोधात् हृद्रोगं जनयति च तस्मिन् हृद्रोगे वासका प्रशस्ता। तर्हि वातज हृद्रोगे स न प्रशस्ता, अपि तु कफज हृद्रोगे प्रशस्ता। वृषं रक्तपित्तहरं परं वासका तिक्तकषायरसत्वात् शीतवीर्याच्च पित्तस्य तैक्ष्ण्यम् औष्ण्यं च शमयति, रक्तस्य प्रसादनं करोति, तथा च रक्तः स्रोतसां सङ्कोचनं कृत्वा रक्तस्य प्रवृत्तिं स्तम्भयति। वासकस्य रसेन प्रियङ्गुर्लोद्राञ्जनमाक्षिकं पीतं रक्तपित्तं शमयति। प्रियंगमृत लोतरांजनमाक्षिक, ग्रंथ में ही कहीं आया होगा। अथवा वासकस्य स्वरसः शर्करामधुयुतः पीतः रक्तपित्तं जयति। अथवा केवलो वासारसः अथवा वासाक्पथः शीघ्रं रक्तम जयति। तो मुझे लगता है कि खास करके जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, चाहे आईटीपी हो, चाहे ल्यूकेमिया हो, या फैक्टर कम होना वगैरह इस प्रकार की बात हो, इन सभी में वासा का बड़े पैमाने पर प्रयोग होना चाहिए। हम थोड़ा सा वासा दे देते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। अगर ये रक्तपित्त की परम औषध इस प्रकार के, और हमारा निदान इसमें रक्तपित्त यही ज्यादातर होता है, तो वासक अवलेह, वासा अवलेह, वासक आसव तो नहीं दे सकता है, लेकिन वासकासव की फलश्रुति में वासकासव इत्येषा सर्व श्वेतुनाशनः, इस प्रकार की फलश्रुति है। एक मिनट। वैसे कफज कासश्वास में वासकासव प्रशस्त है, लेकिन सर्वश्वेतुनाशन, ये जो बात कही गई है वो शोथ की संप्राप्ति में पित्त रक्त कफान वायु दुष्टो दुष्टान सिराह नीत्वा रुद्ध गतिस्तैः कुर्यात्वं मांस संश्रयम उच्छेदम समतम शोभम तमाहो निचयादतः, ये जो संप्राप्ति है, तो पित्त रक्त और कफ, इनको वायु बाहर लेके जाता है सिराओं से। तो उस दृष्टि से वासा श्वेत की संप्राप्ति भंग कर देता है, ये एक अहम मुद्दा है। और फिर शायद हम सीकेडी में भी इसका प्रयोग भली भांति कर सकते हैं, जहाँ शोथी प्रधान लक्षण इस प्रकार का है। तो पित्त रक्त कफ इन तीनों पर वासा काम करने वाला है, और इसलिए शोथ की संप्राप्ति को भंग करने वाला वासा है। ये एक अच्छी बात इसमें है। वैसे आसानी से उपलब्ध है, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, सस्ता भी है काफी, और संदिग्धता भी कोई नहीं है। तो शायद इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग करते रहेंगे तो ये खास करके रक्तपित्त के हिसाब से ये अच्छा इस प्रकार का है। अथवा वासकस्य स्वरसः शर्करामध्ये युतः पीतः रक्तपित्तं जयेत्, केवलो वा वासारसः अथवा वासकाथः शीघ्रं रक्तं जयेत्। जीर्णे रक्तपित्ते वासाघृतं क्षौद्रं प्रशस्तम्। अस्य रक्तपित्तस्य वासकः परमौषधं, तथा च उक्तं वाग्भटेन सद्यो जयत्यस्त्रं सह्यस्य परमौषधम्। और खास करके रक्तपित्त या रक्त प्रदर, इसमें संदेह अगर है तो वासा का प्रयोग करेंगे और शांति हो जाती है, तो समझना है कि रक्तपित्त है। और ये नहीं हो रहा उतनी मात्रा में जितना चाहिए था, तो शायद रक्त प्रदर बीमारी है, ऐसा थोड़ा समझ सकते हैं। मैंने ये वमन के बारे में एक उदाहरण बताया था। पहली बार जब वमन करते हुए मेरे यहाँ शोणित दर्शन हो गया, तो मैं घबरा गया, और फिर कोलट सर से फोन किया।
तो सर ने बताया कि ये रक्त पित्त होता है, पित्त रक्त नहीं होता एक्चुअली। तो पित्त ही रक्त वर्ण का हो जाता है इस प्रकार से। तो रक्त पित्त में बल देखकर क्या करना है, ये सुझाव है। तो अगर बल अच्छा है तो चालू रखो, और अगर बल कम है तो बंद कर दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर रक्तपित्त है तो वासा हमारे लिए एक अच्छी दवा इस प्रकार की रहेगी। और मैंने यष्टि मधुकवात में वासा कल्प डाल के वो मन दे दिया। तो तुरंत ही रक्त आना बंद हो गया, और आगे वमन आसानी से हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने कोलटकर सर को फिर से फोन करके बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया और ये शांत हो गया। तो बोले अच्छा किया तुमने कि ये वासा का इसमें प्रयोग किया, ये अच्छा किया इस प्रकार से। तो रक्तवाहिनी स्रोत को संकुचित करने का अर्थ क्या है? अगर सिराएं विस्फारित इस प्रकार की हो जाती है तो रक्तस्राव बढ़ने की आशंका इस प्रकार की रहती है। और उस अवस्था में उनका अगर संकोच किसी न किसी तरीके से हो जाए तो रक्तस्राव रुक जाता है। ये जो रक्तपित्त के संप्राप्ति में बताया गया है कि उद्दा वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं अच्छी खाने पीने में इस प्रकार से, वरक उद्दालक वगैरह वगैरह, तो उसके जरिए ये रक्त स्रोत के जो मुख है वहां तक वे पहुंच जाते हैं। गुरुणी मुखाने आसाद्य अवरुद्ध्यन्ते इस प्रकार। तो फिर उष्ण तीक्ष्ण गुण वहां पे बढ़ा है, तो स्रोतो विकास, वो मुख विकास हो जाता है, और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। वैसे रक्त स्तंभन के जो 4 उपाय है, उसमें एक उपाय कॉटरी जैसा ये भी है, और एक उपाय उपाय स्तंभन करना, शीत वीर्य का प्रयोग करना, ये भी है। तो प्रसंग के अनुसार कौन सा उपाय करना है ये समझ लेना इस प्रकार का रहेगा। डायबिटीज केसेस मध्ये भी कार्य करेगा इन डायबिटिक फूड आफ्टर लीच एप्लीकेशन। करेगा कुछ हद तक इस प्रकार से, लेकिन इसमें शोथ ज्यादातर नहीं दिखता है। कृष्ण वर्ण हो जाता है या फिर रौक्ष। हा, बहुतेक आलाय, पिशवी घेऊन जायला लागेल पण तुला बरं असल्यामुळे। और शैत्य होता है डायबिटिक फूड में, वहां का सर्कुलेशन कम हो जाने के कारण शैत्य होता है। तो एक तो जलों का उच्चारण करने से सर्कुलेशन सुधरता है। थोड़ा पाँव ऊपर रखेंगे, नीचे सोते समय रात के पाँव के नीचे कुछ उपधान इस प्रकार का ले लेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए थोड़ा ये वापस आने लगता है इस प्रकार से। और रक्त प्रसादन करने वाली दवाइयों का प्रयोग करना है। ये जो एलोपैथी में एंड आर्थराइटिस इस प्रकार से कहते हैं कि वहां संकोच हो जाता है इन रक्तवाहिनियों का। और फिर उसके लिए थोड़ी उष्ण चिकित्सा चाहिए, शीत चिकित्सा वहां पे उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये शैत्य है वहां पे। जो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं इस प्रकार से। तो वचा चूर्ण का उद्धरण, शुंठी चूर्ण का उद्धरण, ये बात कर सकते हैं। और ताप्य दिलोह, कौटजति शिलाजित, इस प्रकार के दवाइयां भीतर प्रयोग करेंगे। प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। प्राणायाम के जरिए सभी जगह तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है इस प्रकार से। शोणितम, शुद्ध शोणित का अनुगमन प्राण करता है इस प्रकार से। तो फिर ये अगर अच्छी तरीके से करते हैं प्राणायाम तो भी उसका फल उसमें मिलता है। लेकिन ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन ये 2 प्रकार है, और वेट गैंग्रीन बहुत ही खतरनाक है। वो कुछ घंटों में उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। और जो पाँव गुल्फ के यहाँ काटने से आज काम होगा, वही पाँव जानू के यहाँ कल काटना पड़ेगा, और तीसरे दिन काटने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। इतना इतना जल्दी से स्प्रेड होता है।
लेकिन ड्राई गैंग्रीन काफी अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ एम्पुटेशन की अगर सलाह दी भी गई हो तो भी उसको टाल सकते हैं, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे चलने वाला है और धीरे धीरे इसमें सुधार होता है। तो ड्राई गैंग्रीन में जरूर इसका सभी का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा है। तो डायबिटिक फुट एक अलग चीज है। आसान नहीं है ट्रीट करना, लेकिन मैंने ट्रीट किए हैं, अच्छी तरीके से ट्रीट किए हैं। तो इसमें रक्त प्रसादन ज्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा उष्ण उपचार चाहिए, थोड़ा शीत उपचार के बजाय उष्ण उपचार चाहिए, ये बात सही है। रक्त प्रसार मध्ये अतिरक्त प्रवृत्ति के लिए वासा काम करे में आएगा ना। वैसे रक्तपित्त, रक्तार्श और रक्त प्रदर, इन सभी में रक्तातिसार, इन सभी में कोई भी दवा काम करती है। किसी भी के अधिकार में आई हुई कोई भी दवा इन सभी में काम करती है, तो करता है काम। लेकिन अगर हमारा निदान रक्तपित्त है तो ज्यादा अच्छा काम करेगा और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रक्त प्रदर है तो उसकी चिकित्सा एक अलग इस प्रकार से जुड़ी है। चाहे फाइब्रॉइड हो तो फाइब्रॉइड की चिकित्सा करनी है, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसकी चिकित्सा करनी है। उसके बगैर रक्त प्रदर की चिकित्सा नहीं होगी। तो मेधयोग या फिर वंग मिश्रण, सुप्रशोधन गण वगैरह वगैरह, इसका प्रयोग मैं करता रहता हूँ। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वंग मिश्रण, शुक्रशोधन गण, इनका प्रयोग करता रहता हूँ। रसोपाचक का प्रयोग करता रहता हूँ। और फाइब्रॉइड है तो रक्तपाचक, रसपाचक के साथ मेदपाचक भी देता हूँ, मेदोयोग भी देता हूँ। और कितना प्रमाण है कि इंट्राम्यूरल है, एक्स्ट्राम्यूरल है, ये भी डिपेंड करता है। इंट्राम्यूरल ज्यादा खतरनाक होते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की संभावना इस प्रकार की रहती है। तो ऐसे हालात में हाँ, वासा कुछ हद तक काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंतिमतः अगर ये वात से जुड़ा है तो वासा अच्छी दवा नहीं है, पित्त रक्त कफ से जुड़ा है तो वासा अच्छी दवा है। तो ये सोच समझ कर उसमें प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये सोचना है इस प्रकार से। वासकस्य स्वरसः सैंधव मधुयुक्ता कफच कासव। तो सैंधव मधुयुक्त इस प्रकार का वासक स्वरस, कफच श्वास कास प्रशस्त। तो रक्तयुक्त कफ अगर है तो ये वासक प्रशस्त इस प्रकार का है। क्षये दुष्टः कफः रसवः श्रोत्रांसि रुद्ध्वा क्षयम् उत्पादयति, वासकः कफं हत्वा क्षये उपयुक्तो भवति। तो रसवः स्रोत से अगर शुरुआत होती है और कफ प्रधान दोष है तो वासक इसमें अच्छा काम करने वाला है। तो इसमें काफी बहस हुई है। और केवल वासा का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने से टीबी में फायदा हो जाता है, ऐसा रिकॉर्ड है। और प्रूवन है एलोपैथी के हिसाब से, एक्सरे पहले वाला और बाद वाला एक्सरे इस प्रकार से। लेकिन उनका कहना था कि सभी तरीके से वासा का प्रयोग करना है। वासा चूर्ण दे दो, वासा अवलेह दे दो, वासा का क्वाथ दे दो, वासा का घुर्त दे दो, वगैरह वगैरह, जितने भी तरीके से वासा दे सकते हैं उस सभी तरीके से वासा देना है। तो ये क्षय में भी काम करता है, आज के ट्यूबरकुलोसिस में भी काम कर सकता है, ऐसा कहना था इस प्रकार से। तथा क्षयजे कासे श्वासे रक्तपित्ते च वासकः प्रशस्तः, अत्र विशेषेण वासावलेहः प्रशस्ता स रक्तपित्तम रक्षतम कासम श्वासम क्षयं च हन्ति। तो कफ प्रधान अवस्था है तो ये सब अच्छे काम करने वाले इस प्रकार के हैं। और उसके साथ में अगर पित्त जुड़ा है, अभी ये कोविड-19 के बाद काफी लोगों को सरक्त कफस्थीवन ये बात हो रही थी। उनमें सभी में दो द्रव्य अच्छे तरीके से काम में आए, एक तो लाक्षा और दूसरा वासा इस प्रकार से।
तो उरक्षत है तो हमारा निदान तो लाक्षा अच्छा काम करने वाली है, केवल रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति है तो वासा अच्छा काम करने वाला है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए किसका प्रयोग करना है ये देखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो दोनों दे दो, वो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और उसके साथ में यष्टि मधु देना ये भी एक अच्छा इस प्रकार का है। और प्राण काल में ये देना ये अच्छा है। वासाघृत कैन बी यूज्ड इन वात डोमिनेंट कंडीशन। हाँ है, लेकिन ऐसा है कि कल्पना के जरिए हम वात के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे वात ना वातवर्धक है। तो बेटर ऑप्शन वहां पे अगर रक्त का संबंध नहीं है तो कंटकार्यावलेह बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। या कफ ही ज्यादा प्रधान है, पित्त का कोई संबंध नहीं है तो चित्रक हृतकी लेह यह अच्छा शरण्य औषध है। तो ये थोड़ा सोच समझ कर करना है कि दोष कौन सा प्रधान है, कारण किस प्रकार के है, और फिर उसके आधार पर कौन सी दवा ज्यादा अच्छी रहेगी ये सोच कर देना अच्छा है। तृष्णायां तिक्तरसत्वात् शीतवीर्याच्च वासकः तृष्णां शमयति पित्तजां कफजां च तृष्णां वासको हन्ति ज्वरे दाहे मोहे रक्तपित्ते तृष्णाशमनार्थं वासकस्य क्वाथः शर्करा मधुयुक्तः प्रशस्तः। तो ऐसा वासक क्वाथ हा हे इकडचं यांचं नाही ठीक है। वैसे वासक स्वर से जो निकालना है वो पुटपाक पद्धति से निकालना पड़ता है। उनको स्वेदन देना और फिर उसमें से रस निकालना, ये वासका वासा स्वरस अगर निकालना है तो इसे क्वाथ तो बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात इस प्रकार की नहीं है। तो ये तृष्णा में भी है। शर्द्याम कफजायाम पित्तजायाम च शर्द्याम वासको हिता। तो ये मूल दोष का शमन करके रोग का शमन करता है। और इसलिए कफच पित्तच छर्दी में भी वासा अच्छा है। वासकस्य मूलस्य क्वाथः मूत्रकतं रक्तपित्तं दाहं च शमयति कफच पित्तच च मेह वासकः प्रशस्तः। तो ये मूल का क्वाथ मूत्रगत रक्तपित्त दाह इनका शमन करने वाला है। वैसे च्यवनप्राश में वासा मूल आया है। ये मूल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो पत्तों का ही प्रयोग करता आ रहा हूँ। लेकिन वृषमूलम इस प्रकार से स्पष्ट रूप से च्यवनप्राश के पाठ में बताया गया है। और प्रायः सभी लोग वासा पत्तों का ही प्रयोग इस प्रकार का करते हैं। कफचे पित्तजे च में है वासका प्रशस्ता। तो जहां दोष शमन के जरिए रोगों का शमन होता है वहां थोड़ा आसान होता है। क्या हमें सिर्फ दोष देखना है और फिर उससे बना जो रोग है वो दोष की शांति होने से रोग की शांति भी हो जाएगी। तो हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करने की भी जरूरत पड़ती है, उसमें वासा रक्तपित्त की परम औषध है तो ये दोनों की चिकित्सा है। हेतु प्रत्यनिक भी है व्याधि प्रत्यनिक भी है तो उभय प्रत्यनिक चिकित्सा कही जाएगी। तो ये एक अच्छी बात इस प्रकार की है। कुष्ठे वासकः तिक्तकटुत्वात् कंडून दाहं च शमयति वासक कलकः हरिद्रायतः पामां दद्रुं च नाशयति। तो तिक्तकटु होने के कारण कंडू और दाह इन दोनों का शमन करता है। और हरिद्रायुतः पामाम दद्रुम च नाशयति। ये तो किया नहीं गया लेकिन ये कर सकते हैं आसानी से, इसमें ज्यादा आपत्ति नहीं है। वैसे एक कंटेंट के जरिए वासागुडुची त्रिफला कट्टी भुनिमनि वातक शब्द तो होती पांडुपित्तास्त्र कामला, ये पांडु रोग में जो आया है, या वासा गुड़ुच्चादि कषाय नाम से तैयार भी मिलता है। और यही फल त्रिकादि गुगुल दातार गुरु जी के हिसाब से उन्होंने तो उसमें गुगुल डाल दिया। लेकिन मूल जो पाठ है नहीं झालं हाला हाँ।
उसमें मूल जो पाठ है वो रक्त पित्त का भी नाश करता है। पांडु पित्तास्त्र कामलाह, इस प्रकार की फलश्रुति है। तो यकृत के रोगों में इसका काफी प्रचलन है। मैं भी कामला वगैरह इस प्रकार के या लिवर कैंसर इस प्रकार के मरीजों में इसका प्रयोग वासागुड़ कषाय ताजा इस प्रकार का करता रहता हूँ। वैसे भूनिम्बादी काढ़े में भी वासा है, और वो भी एक अच्छा काम इस प्रकार का करता है। अभी मेरे की एक पोस्ट आई थी कि भूनिम्बादी का आसव जो बाजार में प्रचलन में है वो गलत है, अम्ल पित्त को बढ़ावा देने वाला है वगैरह वगैरह इस प्रकार का। लेकिन काफी लोगों ने भूनिम्बादी काढ़े का प्रयोग किया है, मैं भी करता हूँ, और ऐसा नहीं होता कि उससे पित्त बढ़ गया, इस प्रकार की बात नहीं देखी गई। कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको आसव कल्पना अच्छी नहीं सूट होती। पित्त का अगर ज्यादा ही है, उष्ण तीक्ष्ण गुण का प्रकोप है, तो फिर भूनिम्बादी काढ़ा जो आसव के रूप में आता है वो नहीं देना है। नहीं तो देते हैं, मैं भी देता हूँ, और उससे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वासाघृत, हाँ। फलत्रिकादि वासा वसागुड़ुच्छदि सेम, यस, एक ही है, सिर्फ क्रम अलग अलग है। फलत्रिकादि जो है वो सारंगर में है, और वासागुड़ुच्छदि जो है वो वाग्भट में है। तो दोनों नाम से मिलते हैं। फलत्रिकादि कषाय भी मिलता है, वासागुड़ुच्छदि कषाय भी मिलता है, लेकिन ये आसवारिष्ट इस प्रकार के है, या फिर प्रिजर्वेटिव डाल के काढ़ा कषाय देते हैं। दोनों अच्छे तरीके नहीं है वास्तव में। वैसे देखा जाए तो हमारे हिसाब में आसव बनाना ठीक है, और जिनमें ताजा काढ़ा देने की जरूरत है उनमें ताजा काढ़ा, काढ़ा निकाढ़ा इस प्रकार से देना ये उचित इस प्रकार का रहेगा। इन दोनों में वासा है, और ये दोनों अच्छे हैं। नेत्राभिषंदे वासकस्य काथा समध शर्करा युता प्रशस्तः। तो नेत्राभिषंद में ये वासकत्वाद मधु शर्करा युक्त इस प्रकार का प्रमेय पण एक आहे। भूनिंबादी चूर्ण, लेकिन भूनिंबादी चूर्ण के दो पाठ है। एक भूनिंबादी ग्रहणी चिकित्सा में आया है, पित्तज ग्रहणी में, तो वो भी अच्छा पाठ है। पित्तज ग्रहणी में मैं प्रयोग करता रहता हूँ। उसका पित्तज ग्रहणी में वैसे और एक योग है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन भूनिम्बादी मैं लिखता हूँ खास करके कि पित्तज अम्ल पित्ताधिकार या ग्रहणी अधिकार इस प्रकार से। भूनिम्ब निम्ब त्रिफला पटोला वासनामृता परपट मार्कवाणाम, ये भूनिम्बादी काढ़े का है। भूनिम्बादी नागरादी, हाँ, किरातादी है, बरोबर। तो किरातादी एक इसमें है ग्रहणी चिकित्सा में पित्त के लिए, और नागरादी एक है, वो भी अच्छा है इस प्रकार से। तो मैं नागरादि का भी प्रयोग करता रहता हूँ, और किरातिकतादि, ये किरातादि इसका भी प्रयोग करते रहता हूँ। तो सोच समझकर ग्रहणी में कौन सा देना है ये बात कर सकते हैं। तो भूनिम्बाधिचूर्ण मेरे पास दो तरीके का है, एक ग्रहणी अधिकार का है, एक अम्ल पित्ताधिकार का है। और वैसे अम्ल पित्त की अच्छी दवा है, अगर ताजा काढ़ा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी दवा है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन मैं चूर्ण करके भी पुड़ियों में देता हूँ, उसका भी अच्छा परिणाम आता है। खास करके भोजनोत्तर ये दे सकते हैं बूंदीबादी चूर्ण, और उसके साथ शायद सोना सूचकर कामदुगा वगैरह इस प्रकार के औषध या दुर्वाकल्प ये भी देते हैं। तो अम्ल पित्त में अच्छा काम करता है। और जहाँ कफ प्राधान्य है वहाँ भूनिम्बादी काढ़ा जो तैयार मिलता है वो दे सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। भूनिम्बादी चिरायता, यस, भूनिम्बादी चिरायता। नागरादि चूर्ण ग्रहणी की किस अवस्था में दिया जाना चाहिए? पित्त प्रधान अवस्था में है, लेकिन पाचन की आवश्यकता ज्यादा है। ये थोड़ा तिक्त, थोड़ा कटु रसात्मक है, उष्णवीर्य वैसे कहा नहीं जाएगा, लेकिन उस तरीके से अच्छा है।
रसिक का जो सॉफ्टवेयर है वैद्यराज, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें जो औषध योग है उनका एक एनालिसिस देने की उसने कोशिश की है कि इसमें कौन से रस है, कितनी मात्रा में है। तो 20% तिक्त रस है, 10% कटु रस है, वगैरह वगैरह, उसका तो एनालिसिस कर देता है। अब प्रकृति सम समवाय से होने वाला एनालिसिस है, उसमें प्रकृति विषम समवाय, अन्य विकल्प नहीं, विकल्पिता नाम वगैरह जो 4 ऑप्शन है वो नहीं आते। सीधे तिक्त रसात्मक कितने द्रव्य है, कटु रसात्मक कितने द्रव्य है, तो उसका एनालिसिस करके दे देता है। और उसमें उत्कटता या कम होना ये भी बात नहीं है। अगर कोई चीज किरात तिक्त जैसी चीज बहुत ही कड़वी है, गुड़ुचि जैसी चीज बहुत ही कड़वी है, और शतावरी कड़वी है लेकिन उतनी कड़वी नहीं है, तो उसमें किस रस का प्राधान्य है ये देखकर इस प्रकार का अगर करेंगे तो अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, केवल उसमें जो रस है हर वनस्पति के उनको गिन के किया है। लेकिन फिर भी एक प्राइमरी स्तर पर अच्छा है इस प्रकार से। अगर भली भांति हमें किसी योग के बारे में जानना है तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। वैसे वीर्य के बारे में भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि कई उष्ण वीर्य वाले द्रव्य है, कोई शीत वीर्य वाले द्रव्य है, कोई कोई गुरु है, कोई लघु है, तो रिजल्टेंट वीर्य क्या होगा ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मैं मानता हूं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल कर पाएगा कि अगर हम उसको इस प्रकार से अगर फीड कर देते हैं कि शतावरी है तो उसमें मधुर रस प्रधान है, तिक्त रस गौण है, शीतवीर्य है, बलवर्धन वगैरह करने वाली है, शुक्रवर्धक है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और कोई द्रव्य ऐसा है जो शुक्रनाशन है जो उसके साथ मिला हुआ इस प्रकार की परिस्थिति है, तो उस योग का रिजल्टेंट क्या होगा, ये कौन सी द्रव्य कितनी ज्यादा मात्रा में है, और मुख्य क्या है, ये बात रहेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उसका रिजल्टेंट क्या होगा ये बात बता सकेंगे। अब उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ये हमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन वास्तव में उसी तरीके से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो ये विकृत विषम समवाय, अन्यश्च विकल्पने ही विकल्पिता नाम वगैरह वगैरह इस प्रकार से अवयव तत्व के आधार पर समुदाय तत्व निश्चित नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा। लोग अम्ल पित्त लक्षण होने पर पित्तज ग्रहणी निदान कर अलग ही चिकित्सा देते, आमाशय का ध्यान नहीं रहता। ये खास करके केरल वालों की ट्रेडिशन है उनके हिसाब में अम्ल पित्त का मूल ग्रंथों में बृहत्त्रय में वर्णन नहीं है। वैसे चरक में एक दो जगह ये शोषाम्ल पित्त ज्वर पीन सानाम वगैरह विरुद्ध मन्नम प्रवदंती हेतु ऐसा अम्ल पित्त एक रेफरेंस आया है। लेकिन फिर भी जो क्लासिकल अम्ल पित्त बाद में बताया गया है, रोग योग रत्नाकर वगैरह इस प्रकार से, जिसको एक व्याधि का स्वरूप दिया गया, वो उस समय में था या नहीं था ये अलग बात इस प्रकार की हो गई। और इसीलिए वो ग्रहण में उसको पकड़ते हैं और पित्तज ग्रहणी समझकर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय ये दो अलग अलग है। और अगर ऊर्ध्व आमाशय में दोष है तो वमन अच्छा काम करता है, और वैसे अम्ल पित्त में वमन अच्छा काम करता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये केवल अधो आमाशय या ग्रहणी की स्थिति नहीं है, ये ऊर्ध्व आमाशय से भी जुड़ा है। और इसलिए आगे वाले ग्रंथों में जो अम्ल पित्त का वर्णन किया है ये ज्यादा अच्छा उस प्रकार से काम करना अच्छा होगा। वैसे भी वो आमवात को वातरक्त करके ट्रीट करते हैं केरल में क्योंकि वो भी मूल ग्रंथों में नहीं है। बाद में जो ग्रंथ हुए माधव निदान वगैरह इसमें आमवात आ गया। और फिर
वातरक्त पकड़कर आमवात की चिकित्सा केरल में की जाती है। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। वासामूल विथ तंडुल धुवन यूजफुल इन श्वेत प्रदर। हाँ, ये तो नहीं किया है, लेकिन श्वेत प्रदर में तंडुलोदक का काफी महत्व इस प्रकार का है। अच्छी बात है अगर किया है तो। सिर्फ करतल और करपाद में कंडू शोथ और उत्कोट है, वो तो शीतपित्त होता है क्या? उत्कोट है तो ये शीतपित्त कोट इसी में जाकर गिरेगा। दिखने में कुछ नहीं है, कंडू है। या हस्तपाद तलदारी इस प्रकार की होती है। तो दारण होता है, और फिर रौक्ष बहुत ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में स्निग्ध उपचार चाहिए, और खास करके ये जो संधानीय गण है उसका प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है। वैसे जीवन इत्यादि यम इसमें अच्छा काम करता है, पाददारी वगैरह इस प्रकार का है। अगर ये उत्कोट जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, तो शीतपित्त उदर उदर उत्कोट या कोठ इस प्रकार से ही ट्रीट करो। और एंटी एलर्जिक दवाओं से मिट जाते हैं, तो ये नो, इट्स डिफरेंट। तो करतल में सिर्फ कंडू लक्षण होना, ये बात होती है, और फिर उसको अलग तरीके से देखना पड़ता है। वैसे लक्षण कोश में कंडू ये लक्षण काफी जगह है, और वो तीनों दोषों से जुड़ा है। वात से भी है, पित्त से भी है, कफ से भी है। अगर कंडू के साथ रौक्ष है, जैसे कि योनि कंडू में दिखाई देता है, या फिर हस्तपाद दारी इस प्रकार से है जिसमें रौक्ष और कंडू ये दोनों है इस प्रकार के, और फिर वहां विदारण होता है, तो स्नेहन करना जरूरी होता है, या संधान करने वाले द्रव्यों का प्रयोग होता है इस प्रकार से। ये खास करके कामला में जो कंडू मिलते हैं पूरे बदन पे, इसमें थोड़ा पीतवर्ण भी हो सकता है, और खास करके रुद्धपत कामला में ये ज्यादातर दिखाई देता है इस प्रकार से। तो वहां कामला की चिकित्सा करने से ही फायदा होता है। मेरे पास एक मरीज था, अमवात में नहीं बताना मुश्किल है। अमवात में पाचन द्रव्यों की ज्यादा आवश्यक, लंघन पाचन ये प्रधान है। गुग्गुल ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो उसको कामला हुई थी। ये थी बहुपिता, यंग था, 18-19 बरस का ही था, और बिलीरुबिन बढ़ते बढ़ते 56 तक पहुंचा। और कुछ एलोपैथी में काफी प्रयास किया, हैदराबाद का था लड़का एक्चुअली मूल। तो यहाँ पे बुलाया गया, मैंने पुनर्वसु में एडमिट किया, और विरेचन चिकित्सा शुरू करी। ये भुनिया, ये फलत्रिकादि काढ़ा निकाढ़ा ये शुरू किया। लेकिन उसका जो कंडू लक्षण था वो बहुत ही प्रधान लक्षण था, उसके वजह नींद नहीं आती थी। और फिर मैंने पहली बार इसमें कांजी धारा की, पूरे बदन पे कांजी धारा की। तो फिर उससे पहले ही रात कंडू बंद हो गई, उसको अच्छी नींद आई इस प्रकार। और ये धीरे धीरे बिलीरुबिन कम होते होते नॉर्मल हो गए। उसको अभी 3-4 बरस हो गए ये जो केस आई थी। रत्नप्रभा कुंडूर हमारे बीच में उसके जरिए केस आई थी। तो मैंने पहली बार 56 बिलीरुबिन देखा था। मैंने पहले, उससे पहले देखा था वो 39 और फिर 42 इतने ही देखे थे। लेकिन 56 बिलीरुबिन इस प्रकार से, और सर्वांग कंडु पीतता, ये बड़ी बात इस प्रकार की थी। तो योनि कंडु के बारे में अगर ऐसा है, वासाकल्प करताना क्वाथ और स्वरस वापरावा। तो स्वरस वापरना बहुत मुश्किल होता है, क्वाथ का ही करते हैं। और कल्प अच्छा बनता है, और आसानी से पुड़ियों में दे सकते हैं। तो अगर रौक्ष से जुड़ा इस प्रकार के कंडू है, तो स्नेह पिछू रखना,
फिर शायद कौन सा रखना है, क्या रखना है, महातिक्त का घृत का भी रख सकते हैं इस प्रकार से, या फिर नींब तेल का वगैरह रख सकते हैं। लेकिन नींब करंजेल कपूर ये अगर कफज कंडू है, इसमें स्राव है इस प्रकार का, तो ये ज्यादा अच्छे है। करंजेल कपूर या नींब तेल का पिछू रख इस प्रकार से। नहीं वातादृते योनिर नारीणाम संप्रदुष्यति, तो वात का प्राधान्य इसमें होता ही है। सिर्फ साथ में अगर ये है तो योनि धावन भी एक अच्छी चिकित्सा है इसमें। और फिर पिचु रखना ये भी एक अच्छी चिकित्सा इस प्रकार का है। इन नेत्राभिषंद वासाकवात पित्त घृत हनी एंड शुगर यूजफुल या तो ये भीतर देने के लिए है। आंख में डालने के लिए त्रिफला, दारवी या फिर हल्दी, नींब, इनका प्रयोग हो सकता है। उनका काढ़ा बना के अश्वतन अगर करते रहते हैं 2-3 बूंद दिन में 8-10 बार, तो अभिष्टंद जल्दी कम होता है इस प्रकार से। नहीं तो ये अभी ड्रॉप्स तैयार भी मिलते हैं। तो नेत्र सुधा एक है आयुर्वेद सेवा संघ का, या फिर हिमालय ड्रग कंपनी के भी ऑयल ड्रॉप्स है। तो ये अच्छे काम करते हैं। इतना कामला का हुआ हेतु रहा होगा ना, कामला का क्या हेतु हुआ होगा, ये ऑटोइम्यून था एक्चुअली। वैसे ये सबसे बिलिरुबिन फलतुक्यानेच कमी झालं, विरेचन आणि फलतुक्याने। उसको रेग्युलर त्रिवृत लेह विरेचन के लिए और फलतुक्यादि काढ़ा निकाला चल रहा था। हर रोज 4-5 पतले दस्त होते थे, विरेचन होता रहता था, और धीरे 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 बिलिरुबिन उतरता आया और ये पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस अभी आ रहे हैं इस प्रकार के मरीज, और रुद्धपत कामाला के लक्षण नहीं, भूपित्त कामाला के लक्षण इस प्रकार के दिखते हैं। कि बिलिरुबिन 56 हो गया। तो अभी ये अलग बात रहेगी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अगर ये बात होती है, तो वैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को समझना और भली भांति ट्रीट कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। लेकिन हमारे हिसाब में हमारी प्रतिकार शक्ति किसको मारना है किसको नहीं मारना है ये समझ नहीं पाती है, और अपने ही लोगों को मार देती है। तो ये एक तरीके का मोह है, और उसके जरिए मोह दूर करने वाली दवाइयां देनी है। इफ ऑब्स्ट्रक्शन असेल तर विरेचन कसं काम करतं? ऑब्स्ट्रक्शन में दो प्रकार है वास्तव में। एक कफ का आवरण, और दूसरा कोई ट्यूमर का आवरण। ट्यूमर का आवरण तो ग्रंथ में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन सोनोग्राफी पर पता चलता है कि प्राइमरी हिपैटोमा है, या फिर सेकेंडरी लिवर में है, और फिर उसके जरिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर ये बाइल डक्ट का कैंसर होता है। और उसके जरिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये काफी बातें दिखाई देती है, कोलेंजोकार्सिनोमा ये भी बात होती है। तो ऐसे हालात में मूल कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ केवल कामला की चिकित्सा से कोई फायदा नहीं है। अगर क्लासिकल रुद्धपत कामला है तो श्लेष्मणा रुद्ध मार्गंतम पित्तं कफहरैर्जयेत्, इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है कि कफ से जिसका मार्ग रुद्ध हो गया है उस प्रकार के पित्त को कफहर औषधों से जीते। तो तिकटू में अच्छा काम करता है खास करके। और बाकी लोग शिकेकाई वगैरह भी देते हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन देने वाले हैं, इसमें श्वेतवर्चा तदा न रहा, ये महत्वपूर्ण लक्षण है। और सोनोग्राफी करके कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर जैसा नहीं है, एक बार निश्चित कर लेना है। और फिर अगर कफ का ही आवरण है, उससे ही रुद्धपत है, तो तीक्ष्ण उष्ण इस प्रकार की दवाइयां देनी है। और एक बार कफ निकल निकल गया तो पूर्वक कामली को विधि, तो फिर बहुपिता कामला की ट्रीटमेंट करनी है। तो पित्तंग कफहरैर्जयेत् ये बात कही गई है कि
पित्त को कफहर द्रव्यों से जीतना है, और सिर्फ अगर इसमें सचमुच ही ट्यूमर है तो उसकी अलग चिकित्सा करनी पड़ेगी। और वो ध्यान में नहीं रखेंगे तो गलत फहमी हो जाती है, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो बेटर ऑप्शन है सोनोग्राफी कम से कम करवा ले। आगे जाकर सीटी स्कैन वगैरह करवाना है अलग बात है। अगर सोनोग्राफी में ट्यूमर दिखाई दे रहा है तो सीटी स्कैन करवाना बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और फिर प्राइमरी कहाँ पे है, सेकेंडरी कहाँ पे है, ये सब देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो कोलन कैंसर में, पैंक्रियाटिक हेड के कैंसर में ये कोलेंजोकार्सिनोमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और बाइल डक्ट में इस प्रकार का कैंसर है, CA 19.9 ये तीनों का मार्कर है। चाहे पैनक्रियास का कैंसर हो, चाहे कोलेंजोकार्सिनोमा हो, बाइल डक्ट का इस प्रकार का। और अगर लिवर कैंसर है तो HCC, ये अल्फा पिटोप्रोटीन ये मार्कर है। लेकिन कई दफा अल्फा पिटोप्रोटीन शुरू में बढ़ता नहीं है, बाद में बढ़ता है। बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी में पता चलता है कि HCC है। फिर भी ये अल्फा पिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ इस प्रकार का नहीं दिखाई देता है, बाद में वो बढ़ा हुआ इस प्रकार का दिखता है। हेपेटाइटिस एंड ए में एक्यूट स्टेज के बाद बिलिरुबिन बहुत ज्यादा 30 से 30+ बढ़ता है। एलोपैथी में सिर्फ यही डाइट देकर कम करने का प्रयास करते 1-2 महीने में स्वतः नीचे भी आ जाता है। ये एक प्रकार का प्रचलन है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। कामला जो है वो इस प्रकार का। एक बड़ी अजीब चीज हुई थी, यहाँ के एक वैद्य को कामला हो गई थी। अंतरसर की ट्रीटमेंट चालू थी और उनके हिसाब में आरोग्यवर्धिनी इसकी अच्छी दवा है, तो आरोग्यवर्धिनी चालू थी, उसको फायदा नहीं हो रहा था। कोलटकर सर के पास आए और फिर कोलटकर सर ने वसंत कुसुम का प्रयोग किया और उससे उसकी कामला ठीक हो गई। अब सर का यह कहना था कि उसका अफेयर चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था, बाद में उसकी शादी हुई और उसके बाद में डिवोर्स भी हुआ, एक अलग बात है। लेकिन उन विचारों के कारण कामला हो रही थी बहुपित्ता कामला। कामान लाती थी कामला, ये ला शब्द का या ये जो क्रियापद है, वो काम को नष्ट करने वाली या काम को निर्माण करने वाली दोनों प्रकार से अर्थ लिया जाता है। और ये कामुकता के जरिए ये बढ़ रहा था इस प्रकार से। और इसलिए वसंत कुसुमाकर उन्होंने प्रयोग किया, जबकि आरोग्यवर्धन ने काम नहीं किया था, तो वसंत कुसुमाकर ने काम किया, बच गया, नहीं तो वो मरने वाला इस प्रकार का था और काफी यंग था इस प्रकार से। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है, ये एक अलग मुद्दा है। हेपेटाइटिस B, C, A वगैरह वगैरह से काफी है। पहले NIA यहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। तो वो वायरल प्रोफाइल करते थे, जितने भी प्रकार के वायरल है वायरसेस है उन सभी के बारे में रिपोर्ट देते थे। और काफी सस्ता था, 2-2.5 हजार में रिपोर्ट देते थे। अब उन्होंने बंद कर दिया। और केवल ससुन अस्पताल से मरीज रेफर होता है तभी रिपोर्ट देते हैं, किसी वैद्य के या डॉक्टर के सलाह पर रिपोर्ट नहीं देते हैं इस प्रकार से। तो हमें प्राइवेट लैब को शरण जाना पड़ता है और वहाँ काफी महंगा है ये सभी। हेपेटाइटिस B, C, D सभी के अगर बारे में सोचना है तो ये काफी मुश्किल मामला है। अब इस प्रकार की जो कामला है जहाँ वायरल इन्फेक्शन है, उसको उसकी चिकित्सा कैसी करनी है ये एक अलग बात हो जाएगी। तो अभी के हिसाब में अगर कामला की चिकित्सा करनी है तो हमारे हिसाब में दो रहेंगे, प्रकार रहेंगे, बहुपित्ता और रुद्धपित्त इस प्रकार के। रुद्धपित्त में दो प्रकार रहेंगे, एक कफ के वजह है अवरोध है, और दूसरा किसी ट्यूमर के वजह अवरोध इस प्रकार का है। दोनों की चिकित्सा अलग रहेगी। और बहुपित्ता में फिर अनेक होंगे इस प्रकार से। एक क्लासिकल बहुपित्ता जो है वो एक रहेगी, ऑटो इम्यून इस प्रकार की एक रहेगी, और तीसरा जो है वायरल इन्फेक्शन के जरिए हुई इस प्रकार की कामला,
उसकी अलग चिकित्सा करनी है। अगर उसमें एंटीवायरल देना है या नहीं देना है, ये एक अलग बात रहेगी। एलोपैथी में एंटीवायरल देते हैं अभी, उनके पास पहले तो नहीं था कुछ, अभी उनके पास एंटीवायरल दवा है। गांजीवीर का इसमें अच्छा प्रयोग होता है, मैंने किया है, और गांजीवीर से वायरल इन्फेक्शंस कम होते हैं, वैसे ये हेपेटाइटिस बी वगैरह भी कम होते हैं। हाँ। या फिलैंथस निरूरी, ये जो भूम्या मलकी है जिसका हेपेटाइटिस बी पर इन विट्रो स्टडी हुआ था, और उसके आधार पर उसको नोबेल प्राइज मिल गया था। तो ये भी एक अच्छी काम करती है। अगर हेपेटाइटिस बी ऐसा निदान है, इस प्रकार से हम भूम्या मलकी चूर्ण भी दे सकते हैं, या फिर दुर्पापेश्वर की दवा भी है विमलिव करके, तो वो भी दी जा सकती है। उन्होंने एक उसका प्लांट लगाया है अलग से, केवल भूमना मलक्की को ग्रो करते हैं और उसके आधार पर ये दवा बना के बेचते हैं, इस प्रकार से। वैसे एक काफी अजीब मामला है, बैद्यनाथ की एक फैक्ट्री केवल विटाएक्स पर चलती है। तो विटाएक्स लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इतने सारे लोग विटाएक्स लेते रहते हैं, इस प्रकार से, जो वाजीकरण दवा इस प्रकार की है। तो अभी के हिसाब में कामला के बारे में ये सब सोचना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और कैंसर जैसे विकारों में ये सेकेंडरी टू कैंसर, इस प्रकार की बात होगी। तो मूल चिकित्सा वहां पे अगर ट्यूमर है तो मूल चिकित्सा कैंसर की करनी है। वो शायद हम हमारे तरीके से चिकित्सा करें, या फिर एलोपैथी में जाकर केमोथेरेपी करें, या केमो एम्बोलाइजेशन, इस प्रकार की कुछ चिकित्सा करें। तो ये काफी अलग अलग तरीके हैं कि जिसके जरिए ये चिकित्सा हो सकती है। कौन सी करनी है, किस मरीज में करनी है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। कफ ऑब्स्ट्रक्शन में जहरमोरा बहुत अच्छा काम करता है। वैसे जहरमोरा मैंने इसमें प्रयोग में नहीं लाया है, हृदरोग में करते हैं कभी कभी जहरमोरा पिष्टी। लेकिन ठीक है, अगर इस प्रकार का है तो कर सकते हैं। ये वास्तविक में यूनानी की दवा है। त्रिवृत लेह का प्रमाण कितना देना है, ये 4-5 दस्त होंगे, इतना प्रमाण एडजस्ट करना है। जनरली 1 चम्मच त्रिवृत लेह फॉलोड बाय पत्रिकादि कषाय काढ़ा निकाला, इससे काम हो जाता है। कुछ मरीजों में इच्छा भेदी रस या महामृत्युंजय रस, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर त्रिवृत लेह से काम होता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए करना है। डाबर का च्यवनप्राश का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ है। इतना तो घटक भी भारत में उपलब्ध नहीं है। ये सभी जगह इसी प्रकार की स्थिति है। और फिर ये एडवर्टाइजिंग का नतीजा इस प्रकार का है। तो हमारा च्यवनप्राश 1400 रुपये किलो हम बेचते हैं, और लेने वाले लोग भी है। टैब निरोली, नाइरोसिल, भूम्या में क्या है, ओके। तो भूम्या मलक का इस प्रकार से प्रयोग जरूर कर सकते हैं। वैसे भूम्या मलक भी आसान से मिलती है, आसानी से, लेकिन छोटी है बहुत। बहुपित्ता कामलेचे पहिले कारण काय सांगितले, जो ग्रंथोक्त पित्त बढ़ जाता है ना, पांडुरोगी तो यत्यर्थम पित्तला आणि निषेवत है, तस्य पित्त मसृंग मांसन दग्ध्वा रोगाय कल्पते। ये जो कामला की संप्राप्ति पांडुरोग अधिकार में दी गई है, वो हमारे हिसाब में बहुपित्ता कामला का कारण है वास्तव में। जहर मोहरा वेरी गुड पित्त
सामक रुद्य इफेक्ट। ओके। तो कामाला के बारे में जब लिखना पड़ेगा, तब जैसे मैंने अभी बताया कि उसके भेद कितने और कैसे हो सकते हैं, ये समझकर करना है। परपटक ये होगा इसमें द्रव्य गुण क्षत्री में लिवो कोट कोट्टकल, ये उसमें कंटेंट क्या है लेकिन यूजफुल इन पाल्पिटेशन। नाम से तो मुझे लगा कि लीवर पे काम करने वाली दवा है। कंटेंट्स डालो एक बार। तो ठीक है, कल इसको लेकर, परपटक को लेकर आगे बढ़ेंगे। जहर मोरा। तो वैसे ये यूनानी दवा है, उसके बाकी गुणधर्म क्या है देखना पड़ेगा। और यूनानी में शायद यही एक दवा हमारे प्रचलन में है, वैद्यों के प्रचलन में है, बाकी कुछ इस प्रकार का नहीं है। जेवेरियन मिक्सचर करके एक आता था, एक खास करके विसूचिका में अच्छा काम करता है, ऐसा कहना था उनका। और लोगों में प्रचलन में था, अजीर्ण के वजह से सर्दी अतिसार इस प्रकार के है, तो ये जेवेरियन जेविन मिक्सचर अच्छा अच्छा काम करता है। लेकिन शायद उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। देर इन एनडी देशपांडे बुक। ओके। ये नीदे देशपांडे की किताब जो है यशस्वी औषध है, उसमें काफी औषधियों के बारे में जानकारी दी है। मैंने बहुत साल पहले उसको पढ़ लिया था, लेकिन प्रैक्टिकल किताब है, तो जरूर उसका प्रयोग हो सकता है, भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। किरात तिक्त पिप्पली भूम्यामल की लिवोकोट। ओके। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते। व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।